हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपनी बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए 10th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के थ्रू आपको पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स आर कंट्रोल्ड बाय। भाई सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि सर ये जो रिफ्लेक्स टर्म है, रिफ्लेक्स एक्शन टर्म है, इसका मतलब क्या है सर। फिर तो कंट्रोल की बात भी होगी। ठीक है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है पहले तो ये समझो। भाई आपको एकदम से कोई टच कर देता है, ठीक है, या आपने किसी चीज को टच किया तो आपको महसूस हो जाता है, आपको फील हो जाता है कि हाँ जी हमने कोई चीज टच की। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पेपर है, मुझे पता है मैंने पेपर पकड़ा हुआ है, तो मुझे पता कैसे चल रहा है, जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया तो मुझे पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में जो सेल्स है, कौन सी सेल, नर्व सेल्स है, वो ये सिग्नल सीधा ब्रेन को लेकर जाएगी। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो भाई साहब इसी के बारे में क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन बीइंग में ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो भाई साहब उस पार्ट का नाम होता है सेरेबेलम। क्या नाम होता है बेटा? सेरेबेलम। और आपने सुना होगा कि सेरेबेलम बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर इसका होता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आ जाइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। देख सकते हैं कम से कम 5 से 6 बार ये कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। तो भाई क्वेश्चन क्या है, आप रीड करें ध्यान से। भाई वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, जब आप सीधा चलते हैं, ठीक है, राइडिंग इन अ बाइसाइकिल, भाई आप जब साइकिल चलाते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन। भाई इन सारी की सारी जो भी आपकी एक्टिविटीज है, इनको आपके ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो भाई आपके पास यहां पर कुछ मैच दिए गए हैं। इस मैच में आपको वो ऑप्शन चूज करनी है जो इनकरेक्ट मैच है। तो बड़ा इजी है भाई, पहली ऑप्शन में यह दिया गया है पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, नेम सेरेब्रम, सही बात है। ठीक है, और मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस, हाइंड ब्रेन सेरेबेलम, हाइंड ब्रेन मेड्यूला। तो भाई आपको बोलना क्या है कि करेक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट्स नेम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो भाई सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का ही पार्ट होता है, तो ऑप्शन जाएगा सी। भाई इन दो क्वेश्चनों से ब्रेन का कौन सा पार्ट आ रहा है? सेरेबेलम। कौन सा आ रहा है बेटा? सेरेबेलम। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं सेरेबेलम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके हाइंड ब्रेन से ही पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा कर रख दीजिए। आ रही है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए आप थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में है। किसके बारे में है? प्लांट हार्मोन्स के बारे में। सर ये चैप्टर ही वो है कि जितनी भी आपकी सारी एक्टिविटीज है बॉडी की, कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, और आपकी बॉडी में रिलीज होने वाले हार्मोन जो है कंट्रोल करते हैं। तो कुछ ब्रेन कंट्रोल करेगा, कुछ चीजों को हार्मोन कंट्रोल करते हैं। भाई जो सिस्टम ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, उस ब्रेन वाले सिस्टम को बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल या नर्वस कंट्रोल। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी हार्मोन से कंट्रोल हो रही है आपकी बॉडी की, तो उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, हार्मोनल कंट्रोल कहा जाता है। तो आइए प्लांट के बारे में क्वेश्चन है कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। भाई ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है
जो सेल की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आ जाइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, ये कौन है? स्टेम है। आपने जब इस चैप्टर को पूरी डेप्थ में रीड किया होगा तो आपको याद आ रही होगी कि सर ये जो स्टेम है आपकी, जिसे हम शूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शूट। भाई स्टेम मिट्टी के ऊपर की तरफ इलोंगेट होगी, जबकि जो रूट होगी, रूट तो नीचे की तरफ जाएगी, मिट्टी के नीचे, ठीक है ना। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि ये जो शूट की टिप होती है और ये रूट की जो टिप है, बेसिकली यहां पर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम ऑक्सिन होता है। यही वो हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस स्टेम की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस रूट की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई साहब स्टेम आपका अपवार्ड इलोंगेट होगा और रूट आपका डाउनवर्ड इलोंगेट होगा। तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, इससे मान के चलिए आपके 4 डेफिनेशंस कंप्लीट होने वाली हैं इन चारों ऑप्शंस में। भैया आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी देखो 3-4 बार रिपीट हुआ है पेपर में आपके, ठीक है। बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड लाइट इज नोन एज। हरे भाई साहब आप देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है आपके पास, ये मान लीजिए लाइट की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये सन है, ये सूरज दादा है, यहां से इसको रोशनी आ रही है। भाई आपने सुना होगा कि प्लांट जो है कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, लाइट का मतलब है फोटो, मूवमेंट का मतलब होता है ट्रॉपिज्म, तो भाई इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोट्रॉपिज्म। बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड एज द फोटोट्रॉपिज्म। अगर मान लीजिए ये जो प्लांट है वाटर की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट जो अर्थ की तरफ आपका बेंड हो रहा है, ठीक है, उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। पर यहां पूछा गया है टुवर्ड्स द लाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोला हमने बेटा इसको? फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म होता तो टुवर्ड्स द अर्थ होता। तो ये आप ध्यान रखें, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो इससे आपकी 3-4 डेफिनेशंस क्लियर होगी। आ रही है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन से भी 2 आपके टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्विकली। देखिए जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती हैं, बेसिकली ग्लैंड्स हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, समझ गए आप। एक का नाम होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती है जिनके अंदर, अब देखो ना ग्लैंड्स है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, भाई कुछ ना कुछ सिक्रीशन रिलीज करेगी। वो आपका एंजाइम भी हो सकता है, तो वो आपके बेसिकली हार्मोन्स भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जो दोनों काम करती है, उनको मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। बट आपके लेवल के हिसाब से सिर्फ एक्सो और एंडो ही आपको याद रखना है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। भाई देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती है जो उनकी सिक्रीशन है, उस सिक्रीशन को जिस ऑर्गन तक पहुंचना है वहां तक पहुंचाने के लिए उसे पाइप लगेगी, जिसे हम डक्ट्स बोलते हैं। भाई इसका मतलब है भाई इसके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है।
तो कौन सी सिक्रीशन होती है? उन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बेटे? एंजाइम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एंजाइम्स कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप, बात कंफ्यूजन का काम होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको पाइपों की जरूरत नहीं होती, उनको डक्ट्स की जरूरत नहीं होती, डक्ट्स एब्सेंट होती है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ये आपके बायो के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने सीखा होगा। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपके माउथ में आपने पढ़ा होगा कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर, सबवैक्सिबुलरी। आपने सीखा होगा पैरोटिड ग्लैंड यहां होती है, उस से जो एंजाइम रिलीज होगा उसको एक डक्ट लेकर आती है, एक पाइप लेकर आती है, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। कोई हेनरीज डक्ट होती है, कोई स्टेनसन्स डक्ट होती है। यह आपने सीखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो भाई इसलिए उसमें डक्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, जो एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड्स होती है बेसिकली। बट जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। क्यों? जो हार्मोन्स है बेसिकली वो बेटा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होगा, डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगा, उसे पाइप की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम से जो रिलीज होता है वो हार्मोन होते हैं बेटा। बट कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो दोनों काम करती है, जैसे पेनक्रियाज है, यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। सर इसको हम कैसे बोल सकते हैं? भाई ये एंजाइम भी सिक्रीट करती है तो आपका बेसिकली हार्मोन भी सिक्रीट करती है। आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेनक्रियाज होती है वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट करती है, कुछ पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करती है। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या है? एंजाइम है, वो एंजाइम सिक्रीट कर रही है तो एक्सोक्राइन भी एक्ट कर रही है। और आपने सुना होगा जब शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है ना? तो भाई जो इंसुलिन है वो हार्मोन है जो आपके शुगर लेवल को डाउन करेगा, कम करेगा। तो हार्मोन क्या है? इंसुलिन। उसको डक्ट की जरूरत नहीं है। तो आप यहां से समझ रहे हैं कि पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है बेसिकली जिससे हार्मोन भी रिलीज किया जा रहा है, एंजाइम भी रिलीज किया जा रहा है। तो ना इसमें है वो ना इसमें एक अलग सी कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस तरह से आपने चीजें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में तो यह सिंपल सा पूछा गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने हार्मोन्स की सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मूव करवाती है। तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिल रही है, बी ऑप्शन। ए तो हो ही नहीं सकता भाई, हार्मोन सिक्रीट नहीं करती। भाई हार्मोन ही तो सिक्रीट करेगी। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी लगभग आपका 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। इस टॉपिक से क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है कोई। अब ये क्या बोल रहा है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, ओहो क्या मस्त बात कह दी भाई। यहां से भी आपका बड़ा तगड़ा टॉपिक क्लियर होने वाला है भाई। आपको पूछा जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में गए और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा। ठीक है सर, आपसे पूछ रहा है बिकॉज, क्यों आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, इसकी हिस्ट्री को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये साथ में कोई सेल है, ढेर सारी सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं। आपको पता है पूरी बॉडी टिश्यू से, सेल और टिश्यू से मिलकर तो बनी होती है। अब यहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगवाया जाता है वो आपको समझ आ जाएगा। भाई आपको पता है, हमने जब आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था, उसमें रिवीजन करवाया था, तो आपको ब्लड के बारे में बताया गया था कि ब्लड में अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, शुगर्स भी होती है, आयंस भी होती है, और भी ढेर सारी चीजें, आपको न्यूट्रिएंट्स सारे ब्लड के थ्रू ही तो फ्लो होते हैं हमारी बॉडी में।
तो भाई अब ब्लड के अंदर शुगर भी होती है। क्या होती है बेटा? ब्लड के अंदर शुगर भी होती है। मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर ये शुगर बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बोलते हैं ना जी इसकी शुगर बढ़ गई है, इसको डायबिटीज हो गई है। तो वो कैसे होती है? अगर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? अब इंसुलिन क्या काम करेगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही इसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, इन सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है। इन रिसेप्टर्स का काम होता है यहां पर इंसुलिन हार्मोन जुड़ता है। जैसे ही यो इंसुलिन हार्मोन यहां पर बाइंड करेगा, जैसे ही इंसुलिन हार्मोन यहां बेटा ज्वाइन करेगी, इस तरह से ये लाइक लॉक होते हैं, दरवाजे होते हैं। जैसे ही इंसुलिन हार्मोन यहां जुड़ेगा तो एक स्पेशल टाइप का दरवाजा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअल में किस चीज का दरवाजा होता है सर? ये दरवाजा क्या करता है? शुगर को अंदर लाना शुरू करता है। मतलब शुगर की परमिशन को बढ़ा देगा सेल के लिए। मतलब सेल के अंदर क्या करेगी? अब ब्लड से शुगर आना शुरू हो जाएगी। भाई जब सेल के अंदर शुगर आना शुरू हो जाएगी तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल डाउन जाना शुरू कर देगा। तो भाई इस तरह से आपका इंसुलिन हार्मोन काम कर रहा है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन क्या करती है? उस ब्लड की शुगर को धक्के मार मार के सेल के अंदर पीट के रखती है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शुगर लेवल को डाउन कर देता है, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्यों आपसे यह पूछा गया है कि क्यों प्रेफर किया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन? जब आपका शुगर लेवल हाई हो चुका होगा तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा कि ताकि वो इंसुलिन का हार्मोन आपकी बढ़ी हुई शुगर को डाउन कर सके। तो बेटा एक ही ऑप्शन दिख रही है, डी ऑप्शन। पूछा है, देखो, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पे, एजर्शन रीजन पे। तो देखिए ये आपके पास एजर्शन रीजन दिया गया है, आप ध्यान से रीड करें। मैंने आपको तरीका बताया है कि हाउ टू सॉल्व द एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा एजर्शन रीजन में। देखो एजर्शन, पहले तो इसकी स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़े, ये भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड के एग्जाम्स पे, 23, 24, 25 एज इट इज मान के चलो आप। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और आ जाए, तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। एक हमेशा बात याद रखना बेटा, अब जरूरी नहीं है कि ये पीवाईक्यू एज इट इज आएंगे आपके एग्जाम्स में, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मतलब होता है आपका पीवाईक्यू रिवीजन का। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो बेटा एजर्शन में स्टेटमेंट आप केयरफुली रीड करें। भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। यस सर, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है हार्मोन्स वाला पार्ट, ना कि ब्रेन वाला पार्ट। ब्रेन थोड़ी प्लांट में होता है, यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। अगर उसने बात की होती न्यूरल कोऑर्डिनेशन की तो वो एनिमल में प्रेजेंट होता, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता। बट यहां केमिकल की बात की जा रही है। अब आपने भाई ऑक्सिन पढ़ा, वो प्लांट हार्मोन ही तो है, केमिकल ही तो है। एनिमल के भी हार्मोन पढ़ रहे हैं आप बेसिकली, इंसुलिन है ना। तो मान के चलिए हमारी बॉडी मतलब एनिमल्स, प्लांट भी, एनिमल हो चाहे प्लांट है, दोनों में हार्मोन काम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सही लाइन लिखी गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब बी देखो, रीजन में स्टेटमेंट रीड करो। प्लांट हार्मोन कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ whereas in animal growth is not seen in one direction। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा। अब देखो होता क्या है, जनरली तो प्लांट के हार्मोन डायरेक्शनल ग्रोथ शो करते हैं, बट भाई नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ भी तो शो करते हैं ना। कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा है। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है,
ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो रीजन की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन सी होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। आप समझ गए होंगे इसको। आ जाइए अगले एजर्शन रीजन पे, 8th क्वेश्चन। अच्छा 8th क्वेश्चन आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे से समझते हैं एक बार। तो आ जाइए, अब ये जो क्वेश्चन है इसका पहला एमसीक्यू है रिफ्लेक्स एक्शन। भाई 8th का फर्स्ट पार्ट आप इसको भी देख सकते हैं, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 में भी आया, 23 में भी आया, 19 में भी आया, 16 में भी आया। तो आप टॉपिक को ध्यान रखें, जरूरी नहीं टिट्टो क्वेश्चन आएगा, बट इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। आप टॉपिक पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। भाई ए पार्ट में क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, उसका एक एग्जांपल दीजिए। भाई एकदम से सडन एक्शन आपकी बॉडी का, ठीक है, आपको कोई कान के नीचे थप्पड़ मार के चले जाए तो आप क्या करेंगे? एकदम से आपको पता चल जाएगा भाई हाँ मुझे थप्पड़ मारा गया। आपकी बॉडी ने उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया, उसके अगेंस्ट एक्शन किया, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एक्शन। मिली माइक्रो सेकंड से भी पहले ब्रेन से सिग्नल होके आपके पास पहुंच जाता है। फिर से आप सोचो, जैसे ही वो हाथ लगाता है आपको पता चल जाता है भी मुझे थप्पड़ मारा गया। ऐसा थोड़ी होता भी उसने थप्पड़ 2 मिनट पहले मारा है और आपको महसूस 2 मिनट बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप सोचो कितनी फास्ट स्पीड है हमारे नर्व सेल के मैसेजेस को कंडक्ट करने की। ठीक है, तो ये है बेसिकली। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप यही थप्पड़ वाला भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गरम गरम चाय का गिलास दिया गया, गिलास दे दिया गया गर्मा गर्म चाय का, और आप हड़बड़ाहट में एकदम से आपने चाय का गिलास उठा लिया और आपका हाथ जल गया। क्यों? वो भी रिफ्लेक्स एक्शन था। एकदम से आपने हाथ पीछे कर लिया, नहीं नहीं भाई ये तो गर्म है, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी बॉडी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। तो ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि भाई जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है? एक रैपिड रिस्पांस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? रैपिड रिस्पांस, एकदम से रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। वरना ऐसा थोड़ी है कि 10 मिनट के बाद आपको पता चल रहा है मुझे इसका गर्म महसूस हुआ, ऐसा थोड़ी होगा। या कोई आपने बर्फ पकड़ ली, तो आपने बर्फ अभी पकड़ी है, आपको पता 10 मिनट बाद लग रहा है। नो, इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, रैपिड रिस्पॉन्स है। यही तो इसकी इंपॉर्टेंस है। एक पॉइंट रहेगा इसमें, रैपिड रिस्पॉन्स। क्या याद रखना है आपको? रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, टू द हार्मफुल स्टिमुलाई एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग इंजरी। भाई अगर आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर मान लो 10-15 मिनट बाद आपको पता चलेगा, तब तक तो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स पहुंच चुका होगा, इंजरी हो चुकी होगी। तो मेन रीजन यही है, किसी इंजरी से प्रिवेंट होने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स का होना बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब आ जाइए इसके सी पार्ट पे। भाई सी पार्ट में बोला गया है कि ये जो सारी सिग्नलिंग होती है इसका पूरा पाथ बताइए कि कैसे कैसे क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए यहां पर रिसेप्टर्स थे, ये फॉर एग्जांपल मान लो ये वो ऑर्गन है। जैसे मान लो यहां से किसी ने आपको थप्पड़ लगाया, जोर से थप्पड़ कान के नीचे, ठीक है, तो आपको पता कैसे लगेगा? भाई यहां से जो न्यूरॉन इस सिग्नल को कैरी करके ले जाएंगे। अब आपने इसको सेंस किया है, सेंस करके आपको पता लग रहा है, तो इन न्यूरॉन का नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम होता है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले सिग्नल रिसेप्टर पे आया, फिर दूसरे नंबर पर सेंसरी न्यूरॉन कहां लेके गए भाई? स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके गए। कहां लेके गए? स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके गए। भाई तीसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड आई। क्या आई बेटा? स्पाइनल कॉर्ड आई। ध्यान रखना इस बात को। और स्पाइनल कॉर्ड किसमें
में आती है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दो पार्ट आते हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसे पूरा का पूरा प्रोसेस करेगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारी बॉडी के सीपीयू कौन है भाई? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। भाई जैसे कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट कौन होती है? इनपुट यूनिट्स, भाई जिससे आप चीज को आगे कंडक्ट करवा रहे हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे, जो आप टाइप करेंगे उसको प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू। और उसका रिस्पांस कौन देगा? जो आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है, इनपुट डलेगी, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करेगी, फिर आउटपुट निकलेगा। बट ये आउटपुट मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में चला जाता है, आपको एकदम से इंस्टेंट रिस्पांस मिलेगा। अब भाई यहां पर वो मैसेज प्रोसेस होगा तो अब वापस भी तो कोई ना कोई न्यूरॉन लेके आएगा। जो वापस लेके आएगा उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा? मोटर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे उसको? मोटर। वापस लेके आ रही है, वापस लेके आ रही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर मोटर न्यूरॉन से कहां आ रही है? जिस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट पड़ना है, मतलब इफेक्टर मसल। फिर एंड में आ जाएगा आपका इफेक्टर मसल। तो मतलब कि सेंस करने से लेकर उसका रिस्पांस देने तक का ये पूरा का पूरा रास्ता है। 1 2 3 4 5 चीजें इन्वॉल्व है। 1 रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, सेंसरी के प्लेस पे एक और टर्म यूज की जाती है जिसे कहा जाता है अफेरेंट। अफेरेंट ले जा रही है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है, या आप बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ला रहा है सिग्नल को। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सिग्नल को लाना अफेरेंट, वहां से सिग्नल ले जाना मोटर, इसको बोलते हैं इफरेंट। यही चीज आपने न्यूरॉन में भी तो सीखी है लास्ट लेक्चर में, अफेरेंट आर्ट्रियोल एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल। अफेरेंट ला रहे हैं, इफेरेंट ले जा रहे हैं, सेंसरी ला रहे हैं, मोटर ले जा रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्या दिया गया है भाई? नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। भाई आपके सामने कुछ एक्टिविटीज दी गई है। जैसे पहली एक्टिविटी ये बता रहे हैं कि मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, ठीक है, एक ये एक्टिविटी हो गई। और दूसरी एक्टिविटी क्या दी गई है? सलाइवेशन। भाई मुंह में पानी आ जाना अगर आपके सामने गुलाब जामुन रख दिए जाए। आप सोच के ही, आपके सामने है भी नहीं बट आपको जस्ट इतना बताया गया कि थोड़ी देर बाद आपके सामने गुलाब जामुन आने वाले हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जिसे हम सलाइवेशन बोलते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पे आपकी लिखा गया हंगर, भूख लगना, ठीक है। 4th पार्ट है आपका आंसरिंग द क्वेश्चन। भाई आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर देंगे। तो भाई ये जो आपकी 4 एक्टिविटीज लिखी गई है, आपको कहा गया है कि ब्रेन के किस किस पार्ट से ये कंट्रोल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें भाई आपके बॉडी के पोस्चर को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, जो बटरफ्लाई की तरह दिखता है, जिसका नाम है सेरेबेलम। तो आप इस पॉइंट से ये देख सकते हैं कि सेरेबेलम से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अगेन एंड अगेन। इस चैप्टर के इस टॉपिक से भी, सब टॉपिक से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन सेरेबेलम से। तो आप ये माइंड सेट कर लो कि सेरेबेलम तो छोड़ना ही नहीं है हमने हाइंड ब्रेन का। ब्रेन में और पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर सेरेबेलम जरूर पढ़ के जाओ, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अब आ जाइए सलाइवेशन पे। किस पे आ जाइए? सलाइवेशन पे। भाई जो सलाइवेशन है कौन कंट्रोल करता है? इसी का एक भाई होता है जिसे कहा जाता है मेड्यूला। क्या कहा जाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। भाई इसी का भाई है, ये भी
इसी का भाई है, तो आपकी सलाइवेशन को ये कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक तीसरा होता है पोन्स वेरोलाए। क्या होता है? पोन्स वेरोलाए। तो ये 3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। भाई आपकी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है सेरेबेलम, सलाइवेशन को कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ध्यान रखें इस बात को। अब तीसरा दिया है हंगर। भाई हंगर को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये इनके चाचा का लड़का है, फोर ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो बेटा ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये बेसिकली किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सबसे बड़ा फोर ब्रेन ही होता है। तो आप ये ध्यान रखें। उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? वो इसका भाई होगा हाइपोथैलेमस का, उसका नाम है सेरेब्रम। क्या नाम है बेटा उसका? सेरेब्रम। देखो रात दिन का अंतर है, ये सेरेबेलम है, ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम और सेरेबेलम आपस में भाई नहीं है, ये चाचा भतीजे हैं। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? तो आपको ये समझ आ गया होगा, इन पार्ट्स के नाम भी याद हो गए होंगे। कुल मिला के ब्रेन से फाइनल ये निकलता है हाइंड ब्रेन। जरूर पढ़ के जाओ, उसके 3 पार्ट अच्छे से तैयार करके जाओ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम आपको एक दिख रही है, बड़ी कॉमन सी डायग्राम है जो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। नर्व सेल की डायग्राम दी गई है और इसमें ए एंड बी जो है इन्होंने टैग किया गया है, इसको इन्होंने हाईलाइट किया है। जैसे मैं क्विकली ड्रॉ करता हूं तो इस तरह की डायग्राम आपके क्वेश्चन में दी गई है। इस तरह की डायग्राम आपके क्वेश्चन में दी गई है और ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये एक रफ डायग्राम है, बाकी आपके सामने है अच्छी सुंदर सी डायग्राम, ठीक है? ये इसका न्यूक्लियस है और आपने इस तरह देखा होगा यहां पे। अब इन्होंने क्या किया है कि इसी को हाईलाइट किया है, इसी को, जैसे इसको इन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया है और इस पार्ट को इन्होंने सेकंड पार्ट दिया है। ये दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक है? तो आपको यह कहा गया है कि जो आपके अंडरलाइन, जो इन फर्स्ट और सेकंड जिसको लिखा गया है, उन पार्ट्स के आपने नाम भी बताने हैं, उनके फंक्शन भी बताने हैं। भाई आपको यहां से पूरा न्यूरॉन क्लियर होने वाला है, आपको यहां से पूरा न्यूरॉन क्लियर होने वाला है। देखिए न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, ये हेयर के बारे में ही तो पूछा जा रहा है। इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है बेटे? डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये होती है इसकी न्यूक्लियस। क्या होती है? न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। और ये पूरी क्या है बेटे? इसकी बॉडी है। क्या है? बॉडी है। भाई यहां से मैसेज आएगा, ये बॉडी से होता हुआ इस नेक, इसकी नेक से होता हुआ जाएगा और यहां एंड में चला जाएगा। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। और ये जो एंड के स्ट्रक्चर है, इन्हें कहा जाता है नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं इनको? नर्व एंडिंग या टर्मिनल एक्सॉन। तो भाई आपको पूछा गया इसके बारे में और इसके बारे में। भाई डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? मैसेजेस को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना डेंड्रॉन का फंक्शन है। डेंड्रॉन बोल सकते हैं, डेंड्राइट बोला जा सकता है। मतलब दूसरे ये न्यूरॉन सारे ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे इस किसी दूसरे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के साथ ये जुड़ा होगा, ठीक है? वहां से सिग्नल आएगा, सीधा इसकी डेंड्राइट में एंटर करेगा, फिर बॉडी में, फिर एक्सॉन में, और फिर इसकी नर्व एंडिंग के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा, ठीक है? तो डेंड्राइट का काम है सिग्नल्स को रिसीव करना अदर न्यूरॉन से और कहां ले जाना? बॉडी की तरफ। किस तरफ? टुवर्ड्स द बॉडी,
ध्यान रखें। दूसरा सर एक्सॉन। सर एक्सॉन का काम क्या है? भाई एक्सॉन का काम है जो सिग्नल आया उसको बॉडी से धकेल के दूर ले जाओ, आगे ले जाओ दूसरे न्यूरॉन के पास। इसका काम है रिसीव करना, इसका काम है ट्रांसमिट करना। ये बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इससे आपको पूरे नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी एक बार रिमाइंड हो गया इस क्वेश्चन से। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके साथ, देखो ये भी आपका लगभग 4-5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इस रीजन से। अब जो अभी हमने बात की, जो चाचे के बेटों की बात की, उसका क्वेश्चन आ गया। देखो फिर से भी क्या बोल रहा है, इन विच रीजन ऑफ ब्रेन। भाई ब्रेन का ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर इन्होंने बोला फर्स्ट मेड्यूला एंड सेकंड इन्होंने बोला सेरेब्रम, वेयर आर दे लोकेटेड। इनकी लोकेशन पूछी गई है। भाई लोकेशन पूछी गई है। भाई मैंने अभी आपको बताया मेडुला और सेरेब्रम भाई भाई नहीं है, चाचे के लड़के हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो भाई मेडुला हमने कहा हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आपको यही नहीं बताना, साथ में इनके फंक्शन भी बताने हैं। भाई मेडुला का काम क्या होता है ध्यान से समझिए। भाई आपकी बॉडी में दो तरह के एक्शन होते हैं, एक ऐसे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई चलना किसके कंट्रोल में, हम जब चाहेंगे चलेंगे, जब हमारा मन करेगा बैठ जाएंगे, जब हम लिखना चाहेंगे हम लिखेंगे। तो ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन्हें कहा जाता है वॉल्यूंटरी एक्शंस। क्या बोलते हैं हम इनको? वॉल्यूंटरी, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी मर्जी से जो होगा, जो होना होगा। ऐसे एक्शन जो आपकी मर्जी से नहीं, ब्रेन की मर्जी से चलते हैं। भाई हार्ट क्या आपके बोलने से हार्ट बीट करेगा? क्या आप सांस लेंगे अपनी मर्जी से लेंगे? नहीं, एयर तो फिर भी आपकी बॉडी में जाएगी, हार्ट तो आपका हार्ट बीट करेगा ही करेगा। तो ये वो एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है भाई। अगर आप कहोगे हार्ट बंद हो जा, नहीं हो सकता। तो ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनवॉल्यूंटरी। क्या बोला जाता है इनको बेटे? इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहा जाता है। इनका मतलब है इंडिपेंडेंट, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो मेडुला होता है वो हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट रेट है। तो ये सारी चीजें कौन भाई ऑल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जबकि जो सेरेब्रम होता है वो कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है? जो हम चाहते हैं, मतलब हमारे वॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। और सेरेब्रम एक और चीज करता है, कुछ हायर फंक्शंस। आपका सोचने का लेवल, आपकी याददाश्त जिसे हम मेमोरी बोलते हैं, ये सारे काम भी सेरेब्रम ही करता है। अगर आपने इनपुट अच्छे से लिए तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो ये जो मेमोरी से रिलेटेड चीजें हैं, जो आपको मेमोरीज होती हैं, आपको पता होता है भाई हमने ये चीज पर्टिकुलर टाइम पर की है, फिर दूसरी बार फिर रिपीट करते हैं तो आपको याद आ जाती है भाई हमने कुछ ऐसा ऐसा किया है। जैसे आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में, एक बार आपको कराया जाता है, दूसरी बार खुद अटेम्प्ट करते हैं। दैट आर द मेमोरी बेस। तो ये सारे कंट्रोल कहां से होते हैं? सेरेब्रम से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे ब्रेन के पार्ट्स, और उसके मेनली हाइंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है वो क्या दिया गया है, ठीक है, चॉइस है क्योंकि इसमें कि नेम अ हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स। अब प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसी का पार्ट है ये। तो ध्यान से देखिए इसका बी पार्ट। भाई बी पार्ट क्या बोल रहा है? ऐसे हार्मोन का नाम बताएं जो टेंड्रिल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प अ पी प्लांट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट।
अब सर ये जो टेंड्रिल टर्म है ये क्या है? What do you mean by टेंड्रिल? आप समझे इस बात को। होता क्या है, आपने क्लाइंबर देखा होगा, बेल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे मटर का पौधा होता है, पी प्लांट होता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी स्टेम के पास में एक इस तरह से स्प्रिंग लाइक सा स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली, और उस जिस पर्टिकुलर जैसे सपोर्ट लगाई होती है तो उस सपोर्ट के अराउंड वो लिपटती है बेसिकली, ये लिपटता है जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो भाई ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही कहलाता है टेंड्रिल। ये बेसिकली क्लाइंबिंग में हेल्प करता है किसी भी क्लाइंबर को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, कुछ प्लांट्स में ये मॉडिफाई कांटों में हो जाता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, लाइक बोगनवेलिया, ठीक है। आपने सुना होगा वो पिंक पिंक कलर के फूल लगते हैं, ठीक है, तो व्हाइट कलर के भी होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर टेंड्रिल नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है सर, स्पाइन्स होती हैं, कांटे होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बट इनमें क्या होती है, टेंड्रिल्स होती है, ये क्या करती हैं, उस सपोर्ट के अराउंड लिपटते लिपटते जो है ऊपर तक पहुंच जाती है, ठीक है। आगे आगे चलती जाएगी, पीछे उसकी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तो सर ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, अभी हमने बताया कि जो ग्रोथ प्रमोट करता है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने देखा था सर, उसका नाम होता है ऑक्सिन। क्या नाम होता है, ऑक्सिन हार्मोन। मतलब सर ये ऑक्सिन हार्मोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चंस में, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जब जैसे ही टेंड्रिल टच करता है उस स्पोर्ट को, जिस स्पोर्ट से आपने उस प्लांट को लगाया हुआ है बेसिकली, जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट में भी सबसे आगे क्या निकलती है, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो लिपटता जाता है, लिपटता जाएगा बेसिकली, ठीक है। वो स्पोर्ट की जरूरत होती है। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अकुमुलेट हो जाता है बेसिकली, ठीक है, जिससे उसकी एक साइड में फास्टर ग्रोथ होती रहती है बेसिकली, जिससे टेंड्रिल बेंड हो जाता है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे पी प्लांट क्लाइंब कर सके बेसिकली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोट्रॉपिज्म का। आप देख सकते हैं 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। भाई अर्थ की टुवर्ड्स, जियो का मतलब अर्थ से रिलेटेड, भाई अर्थ की तरफ अगर बेंडिंग हो रहा है प्लांट का, उसकी ग्रोथ ही इस तरह से चल रही है, सरफेस के अलोंग चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज द जियोट्रॉपिज्म। तो पूछा क्या है भाई, आपने ड्रॉ भी करना है लेवल डायग्राम, ठीक है, विद पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब सर जियोट्रॉपिज्म में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो हमें यह समझना पड़ेगा, समझ गए, मतलब कि ग्रेविटी के रिस्पांस में अगर प्लांट का मूवमेंट हो रहा है उसे जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ग्रेविटी किससे रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी ध्यान रखें आप। अब होता क्या है बेसिकली, भाई पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। भाई पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, अगर ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी से अवे है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट है वो, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये आप ध्यान रखें, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सर कैसे, आइए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर पॉट है, ये इसको मैंने ऐसे वर्टिकल में लगा दिया, ठीक है, तो होगा क्या, इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी और इसका जो स्टेम एंड लीव्स हैं वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेविटी आपकी नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी होती है ग्रेविटी, ठीक है। तो रूट किस तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ। तो सर जो ग्रेविटी की तरफ, तो यहां आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। सर रूट, ये पॉजिटिव है, ये इसके अगेंस्ट, मतलब इससे उल्टा जा रहा है, इससे उल्टा जा रहा है,
तो स्टेम तो भाई ग्रेविटी की तरफ थोड़ी ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ध्यान से समझे इस बात को आप। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी हार्मोन से ही रिलेटेड है, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपके सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ चीजें लिखी गई है, इन्होंने एक एक पॉइंट लिखा है, आपको बोला है कि इसको कौन कंट्रोल करेगा। भाई पहला पार्ट इलोंगेशन ऑफ सेल्स, बार बार रिपीट हो रहा है ये। भाई कोई भी प्लांट है उसको इलोंगेट करने का कौन सा हार्मोन काम करता है सर? ऑक्सिन। बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो आप इंपॉर्टेंट मान के चले, भाई इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है हमने ऑक्सिन को। अब बी किसके लिए बोला गया सर? ग्रोथ ऑफ स्टेम। हां, स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन? अब ये स्पेसिफिक पार्ट पे आ रहे हैं। नॉर्मली ग्रोथ ऑक्सिन करवाता है, बट अगर हम पार्ट स्पेसिफिक कर दे तब अलग अलग हार्मोन हो जाते हैं। जो स्टेम की ग्रोथ है वो करता है जिबरेलिन्स। क्या करते हैं? जिबरेलिन। बेसिकली 5 ग्रोथ हार्मोन्स आप पढ़ते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जिसमें ये जो फर्स्ट 3 होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइन एंड आपका जिबरेलिन, इनको ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड है इनको बेसिकली हम टॉक्सिन भी बोलते हैं, या ग्रोथ इनहिबिटर भी बोल सकते हैं हम इनको, जो ग्रोथ को रोकते हैं बेसिकली। अगर मान लो ज्यादा प्लांट की ग्रोथ हो रही है, अगर उसको रोकना है तो आप क्या करें? इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड का यूज कर लो, तो ये आपके काम आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब सी पे आ जाइए। सी क्या बोल रहा है? फॉलिंग ऑफ सेनिसेंट लीव्स। सेनिसेंट क्या होता है बेसिकली? सेनिसेंट फेज किसे बोलते हैं? बुढ़ापा। भाई जो पत्ते पुराने हो गए होते हैं, आपने देखा होता वो पेड़ से खुद गिर जाते हैं, भाई उसके पीछे भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उस हार्मोन का नाम होता है साइटोकाइनिन। क्या नाम होता है बेटे? साइटोकाइनिन। इसकी ग्रोथ थोड़ी रोक रहा है ये, ग्रोथ रुकने का मतलब था पूरे प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाती। तो साइटोकाइनिन आप ये ना समझे कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, पुराने गिर रहे हैं, नए आ रहे हैं उसकी जगह पे, तो ध्यान रखें इस बात का। और जो डी दिया गया है, डी दिया गया है सर इलोंगेशन, फॉलिंग ऑफ सेनेसेंट लीव हो गया आपका बेसिकली, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, ध्यान रखें अब इस बात का भाई। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन कौन करवाता है सर? साइटोकाइनिन करवाएगा। कौन करवाएगा? साइटोकाइनिन करवाएगा। ये चीजें ध्यान रखें। मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब सेल को डिवाइड करने का काम साइटोकाइनिन करवा रहा है। फॉलिंग ऑफ सेनेसेंट लीव एबीए एब्सिसिक एसिड करवा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, अच्छे से रखिएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सिन है बेटा, इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके सारे फंक्शंस अच्छे से करके जाने हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मिनिमम आपका 6 to 7 टाइम रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई एड्रेनलिन हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, और फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है इसको। एक्सप्लेन हाउ एड्रेनलिन हेल्प्स द बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। अब एड्रेनलिन के बारे में लिखा गया है, पहले तो ये समझे कि ये जो एड्रेनलाइन हार्मोन होती है ये कहां से सिक्रीट होती है? ये किस ग्लैंड से सिक्रीट होती है सर? उस ग्लैंड का, इसी के अंदर, इसी के नाम में इस ग्लैंड का नाम भी है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है बेटे? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किस हार्मोन को सिक्रेट करता है? एड्रिनल हार्मोन को सिक्रेट करता है। लेट्स इमेजिन आपके पीछे शेर लगा दिया जाए, आप खूब दौड़ेंगे, जान बचाएंगे, आपकी सांसें फूल जाएंगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, पसीना आ जाएगा। ये कौन करवाएगा? ये हार्मोन करवाएगा। इसीलिए हम इसे फियर एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भागना पड़ेगा,
आप भागते भी नहीं है फिर भी आपको भागना पड़ेगा, ये हार्मोन आपको दौड़ने का काम करेगा, हार्मोन दौड़ाएगा आपको तगड़े तरीके से। पहले आप भागते नहीं थे, फिर आपको इमरजेंसी में जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, वरना शेर का शिकार बन जाओगे। समझ गए होंगे आप इसको भी। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये तभी रिलीज होगा जब कोई खतरनाक सिचुएशन आ गई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, है ना। आपकी बॉडी को प्रिपेयर करवाएगा उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए, और आपको खूब भगाएगा। आप इतना जिंदगी में नहीं भागे होंगे जितना ये भगाएगा आपको। डर डर। अब आप ये समझे कि आपकी बॉडी में काम कैसे कर रहा है, आपको कैसे लगा कि ये हार्मोन रिलीज हो गया उस दौरान। भाई आपकी हार्ट, दिल की धड़कनें धक धक करेंगी, डर आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स को मोर ब्लड सप्लाई हो रही है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। सेकंड, आपकी सांसें फूल जाएंगी, सांस बढ़ रही है, ब्रीदिंग रेट हाई हो गया, जिससे आप मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है आपकी मसल्स को। हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा मिलेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी मसल को। यह ध्यान रखें। यह भी क्रॉस मैच करवा सकता है आपसे अगर एक पॉइंटेड क्वेश्चन आ गया। भाई आपकी अगर ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो वो किस सिचुएशन बढ़ेगी, हार्ट बीट इंक्रीज करने पर, ना कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने पर। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स को जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। और आपका ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होगा बेसिकली वो भी बढ़ जाएगा। भाई आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। और होगा कैसे सर, वो भी समझो। भाई हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्मेट में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये हार्मोन इतना तगड़ा है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। हमने पढ़ा है ये लास्ट लेक्चर में, तो ये आप समझे। तो इस ग्लूकोज के बढ़ने की वजह से शुगर लेवल बढ़ गया आपका ब्लड के अंदर, क्योंकि हार्मोन तो ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज करवाएगा ना, तो ये चीज आप ध्यान रखें। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, ब्लड फ्लो मसल में बढ़ रहा है। जब ब्लड फ्लो मसल में जा रहा है तो जिस ऑर्गन को ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां तक ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये नुकसान का काम करवा रहा है। एक तरह से भगा भी रहा है तो नुकसान भी करवा रहा है आपका बॉडी का, तो ये चीज ध्यान रखे। इसलिए एड्रेनलिन प्रिपेयर द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। तो आई थिंक आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपके पास इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला गया है, नेम द डिसऑर्डर which a person is likely suffer due to following। भाई आपसे पूछा गया है, कुछ 3 कंडीशंस आपके सामने रखी गई है कि अगर आपकी बॉडी में ये कंडीशंस हो जाती है तो कौन कौन सी आपको बीमारियां होंगी। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर आपके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए। भाई साहब आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि जो हमारे हार्मोन होते हैं ना वो ज्यादा सिक्रीट होने चाहिए ना कम सिक्रीट होने चाहिए, एक स्पेसिफिक लेवल पर सिक्रीट होनी चाहिए जितनी नीड है। ओवर सिक्रीशन ऑल्सो लेड टू द डिजीज एंड लेस सिक्रीशन ऑल्सो लेड्स टू द डिजीज। ज्यादा सिक्रीट होगा तब भी दिक्कत है, कम रिलीज होगा तब भी दिक्कत है, स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। तो यही बताया गया है पहले पार्ट में। ये बोला गया बेटा फर्स्ट पार्ट में कि अगर आपके ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ करवाते हैं आपकी बॉडी में, अगर उनका ओवर सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा। तो बेसिकली अगर ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो उससे जो आपको डिजीज होगी उसका नाम होता है गिगेंटिज्म। क्या नाम हो जाता है, गिगेंटिज्म। क्या नाम होता है, गिगेंटिज्म होता है उस बीमारी का नाम। भाई साहब कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। और ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। किससे सिक्रीट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो जाती है। सर होता क्या है इस बीमारी में, आपकी बॉडी खल्ली की तरह हो जाएगी
बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपकी, गिगेंटिज्म बड़ा। तो आप समझे जब ओवर ग्रोथ जब हार्मोन की हो जाएगी तो ग्रोथ बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगी, गिगेंटिज्म उसे बोला जाता है बेसिकली बीमारी को। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। भाई सेकंड बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। भाई फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है ओवरी। ओवरी से क्या सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के अंदर। तो सर अगर इसकी कमी हो जाए फीमेल के अंदर तो क्या होगा सर? एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है सर? एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है ऑस्टियोपोइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टियोपोइसिस? सर नाम में ही छिपा हुआ है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, हड्डियां, ऑस्टियोपोइसिस। ठीक है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है और कहां से सीक्रेट होता है? ओवरी से सीक्रेट होता है। क्या होता है इसमें? भाई वीक हो जाएंगे बोन्स आपके। जो बोन्स के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो समय आने पर उस हड्डी को ही खाना शुरू कर देंगे, उसकी सेल्स को ही खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से विमेन्स को पेन होता है, जॉइंट पेन हो जाएगा शुरू। मेनली किस एज में होता है? आफ्टर 50 to 52 के बाद। सर रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर मेनोपॉज हो जाता है। सर आपको पढ़ाया जाएगा मेनोपॉज क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल में। तो भाई इसके रुकने की वजह से ऑस्टियोपोइसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये साइकिल चलती है तभी तो हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज होता है। अगर वही रिलीज नहीं होगा तो उसके सारे काम रुक जाएंगे। उसका काम ही है इसके अंदर। तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट, भाई थर्ड कंडीशन क्या दी गई है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन कम, अरे सर ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से आ गया? भाई एक ग्लैंड का नाम होता है थायराइड, जो यहां पर प्रेजेंट होती है लैरिंग्स के पास। रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने पढ़ा था, उसमें आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया, इसके पास साथ में एक ग्लैंड लगी होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और यही थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थायरॉक्सिन। सर आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक खाएं। जिस नमक में आयोडीन नहीं होती है, तो आपने एक देखा होगा कि यहां से जो ये गला होता है ये स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी को बोला जाता है गॉइटर। क्या बोला जाता है? गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। और ये आपने 5th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तभी तो गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड अभियान भी चलाए हैं, आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो भाई साहब इस हार्मोन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें इस बात को। आयोडीन क्यों खाया जाता है? ताकि इसकी प्रॉपर सिक्रीशन चली रहे थायरॉक्सिन हार्मोन की। तो ये ध्यान रखें आप इस बात को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड इसका बी पार्ट भी है जो मैं अभी बता रहा था, वो क्वेश्चन में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन ही है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? 16th क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसको। समझा तो मैंने दिया, क्या बात है बेटा, अभी बात हुई। अगला क्वेश्चन ही ये है जो मैंने आपको बता दिया। इसका ये पार्ट है कि भाई आयोडीन युक्त नमक आपको क्यों कहा जाता है खाने को? आयोडीन युक्त नमक खाइए। क्यों भाई, क्या समस्या है? बिना आयोडीन का खाएंगे हम तो फिर बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, हमारा क्या जाएगा? समझो भाई इसको। भाई होता क्या है, अगर आप आयोडीन वाला नमक खाते हैं तो भाई साहब एक्चुअल में ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगी
तो ये हार्मोन नहीं बनेगा। ये हार्मोन नहीं बनेगा तो इससे रिलेटेड समस्याएं आपको हो जाएंगी, क्योंकि ये भी तो ढेर सारी चीजें कंट्रोल करता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि भाई साहब ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उन सबको कंट्रोल करती है। ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है, डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। मेरे भाई अगर ये हार्मोन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो समझें इस बात को थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्या कहा गया है कि उस डिजीज का नाम बताएं जो इसकी डेफिशिएंसी से हो। अभी बताया जस्ट, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन की देखो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर जिसे घेंगा बोला जाता है हिंदी में, कुछ ऐसी टर्म यूज की जाती है बेसिकली। क्या सिम्टम है सर? भाई ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, जिससे आपकी नेक स्वेल हो जाएगी। सर्च मारिएगा गूगल, सब कुछ बता देगा। गॉइटर इतना बड़ा हो गया होता है उनका गला, बैलून की तरह फूल गया होता है आगे को, ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते वो, ऐसे भी नहीं कर सकते वो, ऐसे रहो वजह से, क्योंकि आपने आयोडीन, आपकी इतनी सी लापरवाही इतना बड़ा नतीजा देख ली। समझ गए आप? अब सर होता कैसे है ये बेसिकली, हाउ दिस डिजीज कॉज? भाई जब हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है बेसिकली, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी, नॉट फॉर्म द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो टू कंपनसेट थायराइड ग्लैंड एनलार्ज इन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मोर थायरॉक्सिन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉइटर। तो वो एनलार्ज हो जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बना सके, जिसकी वजह से आपकी नेक एनलार्ज हो जाती है और उसको बोलते हैं गॉइटर। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है भाई, आप रीड कर लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा। अब यहां गिलहरी को दौड़ाया गया है उसकी डर की कंडीशन में, ठीक है। गिलहरी स्क्वायरल होती है ना गिलहरी, ठीक है, अगर उसके पीछे उसका शिकारी लगा दे तो वो बेचारी दौड़ती रहेगी, रन करेगी, फाइट करेगी, ठीक है। तो उस दौरान क्या रिलीज होगा, एड्रेनलिन हार्मोन। गिलहरी की धड़कनें बढ़ जाएंगी, सांसें बढ़ जाएंगी, ठीक है, ब्लड फ्लो मसल में इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही बताया गया है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पीछे किया है। कुछ नहीं, हमने आपको दौड़ाया था, पेपर में गिलहरी को दौड़ा दिया गया, तो बात तो एक ही है तो प्राणी ही। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 18th क्वेश्चन। भाई 18th क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है, हार्मोन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। मान के चलिए इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आप यहां रीड कर सकते हैं क्वेश्चन में कि कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपने उस फंक्शन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम बताना है। मेंशन द एंडोक्राइन ग्लैंड, और यह भी बताना है कि आपको यह भी पता होना चाहिए भाई ये हार्मोन इस ग्लैंड से सिक्रीट हो रही है। तो यह भी पूछा हुआ है इससे, ठीक है। पहला भाई अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले जब इंसुलिन के बारे में पढ़ा रहा था, आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने कहा बेटा इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, तो इंसुलिन पूरा एक्सप्लेन किया आपको। क्या क्यों करते हैं इंसुलिन प्रेफर, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कहीं ना कहीं लोअरिंग। देखो अब फंक्शन क्या पूछा गया है, फंक्शन दिया है कि ऐसे हार्मोन का नाम बताओ जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डाउन करे, शुगर डाउन करे। अभी पढ़ा हमने इंसुलिन का इंजेक्शन इसीलिए तो लगाया जाता है। ए पार्ट का आंसर होगा बेटा इंसुलिन। केवल इंसुलिन ही नहीं लिखना है, आपको इस क्वेश्चन में यह भी बताना है कि कौन सिक्रीट करेगा। सर पैनक्रियाज सिक्रीट करेगी। कौन सिक्रीट करेगी?
पेनक्रियाज जो जस्ट बिलो द स्टमक, लीफ लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। बी बेटा कहा गया है डेवलपमेंट ऑफ मस्टाच एंड बियर्ड ह्यूमन मेल्स। भाई मेल्स के अंदर, लड़कों के अंदर, जब लड़के बोलते यंग हो गए, एडल्ट हो चुके हैं, है ना, जब आप एडोलिसेंट एज में आते हैं तो आपकी मूछें आना शुरू हो जाती है भाई, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, बियर्ड हो जाते हैं, दाढ़ी वाले भैया बन जाते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है बेटे? टेस्टोस्टेरोन। सर रिलीज कौन करता है? टेस्टीज। कौन रिलीज करता है? टेस्टीज। इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में बताई जाएगी आपको, तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है। और सी क्या दिया गया है भाई? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जस्ट अभी बताया, आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है कौन कंट्रोल करता है सर? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कौन तोड़ेगा? कौन उसकी रिएक्शन करवाएगा? थायरोक्सिन कंट्रोल करेगा अभी कब तोड़ना है, कब मरोड़ना है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है सर? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। समझ गए होंगे आप। ठीक है। आ जाइए अब अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी नजरों के सामने है, 19th क्वेश्चन। ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट, लिस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म इन एनिमल्स। भाई बड़ा प्यारा है। आपको क्या बताना है? मैंने आपको इस चैप्टर के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी बॉडी में एक्टिविटीज 2 तरह के सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम नर्वस कंट्रोल बोलते हैं। अगर हार्मोन कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल कंट्रोल बोला जाता है। आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपने एटलीस्ट 3 डिफरेंस बताने हैं इसके। ठीक है। आप 4 भी लिख सकते, बट 3 पूछा है तो 3 ही लिखे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो भाई एक तरफ लिखा जाएगा नर्वस कंट्रोल, ठीक है, और एक तरफ लिखा जाएगा आपका हार्मोनल कंट्रोल। भाई क्या क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान रखें। क्या अंतर है इनके अंदर, हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल के अंदर? भाई नर्वस कंट्रोल में क्या होता है? बेसिकली मैसेज सेंड होता है। किस फॉर्म में सेंड होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। मतलब आपकी बॉडी में भी करंट दौड़ती है। कौन दौड़ाता है? आपका ब्रेन दौड़ाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड होते हैं, इंपल्स। जबकि इसमें हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस के थ्रू जाता है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया बेटा, इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलती है, करंट चलती है, और इसमें केमिकल्स मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू सिग्नल जा रहा है, हॉर्मोन्स के थ्रू सिग्नल जा रहा है। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? इसका साइट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट होता है जबकि इसका थोड़ा स्लो होता है। मतलब ये फास्ट काम करती है, ये थोड़ा स्लो काम करेगी, ये स्लो काम करेगी। नंबर 3, तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं सर, जो फास्ट होती है हमेशा ध्यान रखें सर शॉर्ट लिव्ड है। काम तो तुरंत हो गया सस्ते के चक्कर में है, बट सस्ता ज्यादा दिन नहीं चलता है। सर ये स्लो हो रहा है, कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो सर ये लॉन्ग लिव्ड है। कैसा है? लॉन्ग लिव्ड। लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहेगा। इसका इफेक्ट थोड़े समय के लिए फास्ट जरूर हुआ बट लॉन्ग टर्म नहीं है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई भूल जाए। भाई ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके थ्रू जाती हैं? हमारे सेल्स में कुछ फाइबर्स होती हैं नर्व सेल में, जिन्हें कहा जाता है नर्व फाइबर्स। क्या कहा जाता है बेटे? नर्व फाइबर्स कहा जाता है। जबकि हार्मोन में किसके थ्रू जाएंगे बेटे केमिकल? सर ब्लड के थ्रू जाएंगे। खूनी है, खूनी मसला है यहां पे। ठीक है ना? खून से लिखी कहानी है, खून ही मांगता है। ये ध्यान रखें। स्याही से काम नहीं चलेगा, खून से काम चलेगा।
तो ये खूनी मामला है, ये करंट का मामला है, मरोगे दोनों में ही। देखो यहां करंट चल रही है या खून चल रहा है, तो ध्यान रखें, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो समझो। हाउ आर ऑक्सीजन रिलेटेड विद द बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड यूनिडायरेक्शनल लाइट, एक्सप्लेन। अब प्लांट का देखो, ऑक्सीजन में बार बार बोल रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक में इसका नया पॉइंट कवर करने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो आपका ऐसे ही रिवाइज हो गया बेसिकली, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन बेसिकली किस तरह से प्लांट की बेंडिंग से रिलेटेड होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या करता है, बेंडिंग करवा देता है प्लांट की, शूट की, जो भी है, ठीक है। ऑक्सीजन आर प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। सही बात है, हमने पढ़ा कि सेल को इलोंगेट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन। सही बात है। जैसे ही प्लांट शूट की एक पार्ट पे लाइट पड़ेगी तो ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन जो है शेडेड साइड पे चला जाता है, शेडेड साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से शेडेड साइड की साइड जो है इलोंगेट हो जाती है एज कंपैरिजन टू दूसरी तरफ वाला, ठीक है। इल्यूमिनेटेड हो गया जिस तरफ रोशनी है, ठीक है, क्लियर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, शूट सारी की सारी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से करना है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो चुका है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो इसको मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा मैं समझा चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार जस्ट रीड कर लेना पीडीएफ से, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको खुद भी रीड करेंगे तो आ जाएगा समझ। और पीडीएफ कहां मिलेगी सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां आप देखें, आपको रीड करते ही समझ आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा सीख चुके हैं हम पीछे। तो आ जाइए अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है, केस है आपके पास दिया गया, इस केस को समझ लेते हैं बेसिकली, ठीक है। 21 क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से समझिएगा। देखो दो बच्चे हैं, एक मोहन है एक रोहित है। They both observed that shoot of plant growth in shade bend toward the sunlight। हे भगवान, फिर से वही बात, इन दोनों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की कि लाइट की तरफ किसी प्लांट की शूट बेंड हुई है, whereas जबकि लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड एंड ड्रूप सून आफ्टर टचिंग। आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा ना, उसके पत्ते जैसे ही आप टच करते तो बंद हो जाता है, देखा है, छुई मुई जिसे बोलते हैं हिंदी में, छुई मुई का पौधा, छूते ही क्या हो जाता है, वो फोल्ड हो जाता है, ऐसे होता है, वो ऐसे हो जाता है, फिर आपने देखा उसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट हाउ दीज मूवमेंट अकर इन प्लांट। तो वो दोनों बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हो गए, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि कैसे होता होगा, अभी इसके छूते ये बंद हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द मूवमेंट इन प्लांट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, ठीक है। आपको या ए करना है या बी करना है बेसिकली, ठीक है। व्हाट कॉजेज बेंडिंग ऑफ शूट, फिगर ए, ठीक है। कौन चीज जो है शूट की बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, किसकी वजह से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, फोटोपीरियडिज्म हो रहा है। बी पार्ट, व्हाट कॉजेज द फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट में फोल्डिंग को कौन कॉज कर रहा है भाई साहब, होता क्या है बेसिकली, एक्चुअल में जो फोल्डिंग होती है लीफ की वो चेंज हो जाती है जब टर्गर प्रेशर चेंज होता है। प्लांट्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे टर्गर प्रेशर बोला जाता है, उसकी वॉल्स पे, प्लांट सेल की वॉल पे एक प्रेशर लगता है जिसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। लीफ का जो बेस होता है ना, जैसे ये है, ये लीफ है, ठीक है। तो ये जो लीफ का बेस होता है ना, इसको बोलते हैं पल्विनस, क्योंकि ये स्वेलन पोर्शन होता है बेसिकली। ऐसे ये स्टेम है तो यहां पर स्वेलन पोर्शन होता है, इसको पल्विनस बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। ये जो लीफ का बेस होता है पल्विनस, यहां पर टर्गर प्रेशर बहुत तगड़ा लगता है, ठीक है, जैसे ही आप टच करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर नेस्टिक मूवमेंट हो जाती है और उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला बोल रहा है कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ इन पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल
विद मूवमेंट शोन इन पार्ट ए ऑफ द अबव फिगर। आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम है, ठीक है। आपको बोला क्या गया है कि जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब क्या होती है बेटा, व्हाट इज पोलन ट्यूब, समझे आप इस बात को। भाई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपको नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा इजीली समझ आएगा ये, क्योंकि वहां पर टॉपिक है। तो जब वो फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, तो पोलन ग्रेन क्या कहता है, पोलन ट्यूब बनाता है, जिस पोलन ट्यूब की हेल्प से जो गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। बेसिकली जो फ्लावर का ओवरी होता है, ठीक है, उसके अंदर जाता है, वो एम्ब्रियो सैक जिसे हम बोलते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में बेसिकली वहां सीखेंगे। तो वो बता रहा है बेसिकली कि जो पोलन ट्यूब होती है ना, उसकी ग्रोथ किस तरफ होगी, ओव्यूल की तरफ जाएगी, क्योंकि उस तरफ करना है उसने अटैक। तो वहां पर एक डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है, किसकी वजह से, एक केमिकल स्टिमुलाई मिलता है उसको। जब अगर केमिकल की तरफ हो रहा है ना, तो उसको कीमियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप ये मेरी बात। जबकि ए फिगर में फोटोट्रोपिज्म हो रहा है आपका, और दोनों ही ग्रोथ मूवमेंट्स हैं एंड इरिवर्सिबल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टच मी नॉट में क्या है, बेसिकली कोई ग्रोथ नहीं है, नॉन ग्रोथ है, वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ भाई, रिवर्सिबल का। अब इरिवर्सिबल का क्या मतलब था भाई, अगर एक बार ग्रोथ हो गई है तो छोटा थोड़ी हो जाएगा भाई, 5 दिन के बाद आओगे तो वो छोटा हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। चाहे हार्मोन का लेवल डाउन ही किया हो जाए, बट उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, छोटा थोड़ी होगा। अब टच मी नॉट प्लांट है, उसकी ग्रोथ रिवर्सिबल है, ग्रोथ है ही नहीं भाई। थोड़ी देर बाद जैसे आपने उस पत्ते को हाथ लगाया वो बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद देखोगे फिर से वो खुल गया होगा, मतलब रिवर्स हो गई है आपकी वो कंडीशन, ठीक है। और वो बेसिकली टर्गर प्रेशर बढ़ना घटना, टर्गर प्रेशर बढ़ना घटना, बढ़ेगा तो वो बंद हो जाएगी, घटेगा तो फिर ओपन हो जाएगी वो बेसिकली, ठीक है। तो भाई मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन प्लांट, ठीक है, जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से होता है। मतलब हम ह्यूमंस के अंदर जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियों में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्शन भी हमारा ब्रेन से ही कंट्रोल किया जाता है, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। आई होप आपको ये चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आ गए होंगे थ्रू क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज के थ्रू। और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा भाई इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनके कौन कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस सीरीज का फायदा मिल सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।